नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th भारत एवं समकालीन विश्व कक्षा 9 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व की एनसीईआरटी हिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चैप्टर चल रहा है आप सभी लोगों के प्रयास से। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्यों जरूरी है, किस परीक्षा के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस के लिए, एनडीएस के लिए, DSSS के लिए, बीपीएससी के लिए, ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो तत्कालीन भर्तियां हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में टीजीटी के लिए और DSSS टीजीटी के लिए यह क्लास चल रही है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 भारत एवं समकालीन विश्व। जिनको भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है एनसीईआरटी हिस्ट्री का वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर कर सकते हैं और ऊपर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं भारत एवं समकालीन विश्व पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। एक बात आप लोगों को बता दूं, जितना भी मैं पढ़ा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स भी आपको दूंगा, पीपीटी नोट्स आपको दूंगा, टेस्ट सीरीज आप लोग को दूंगा, पूरी की पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। पूरा कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आइए भारत और समकालीन विश्व, यह टीजीटी, यह आपका दूसरा लेक्चर्स वीडियो है। पहला लेक्चर्स वीडियो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है फ्रांसीसी क्रांति पर। देख सकते हैं कितना सारगर्भित, कितना बोधगम्य, इतना बढ़िया बेहतरीन नोट्स जो आपको कभी नहीं कहीं नहीं मिलेगा, वह नोट्स हमारे द्वारा दिया जा रहा है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा दिया जा रहा है। जो भी आप लोग को मटेरियल मिल रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। लुई 16वां, फ्रांस का यह शासक लुई 16वां, जिसके समय में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। लुई नाम से कुल 15 शासक हुए। एक और शासक हुआ, उसका नाम भी लुई था, तो इसका नाम पड़ गया लुई 16वां। मतलब फ्रांस के लोगों को कोई और नाम नहीं मिल रहा था। वहां का जो शाही राजवंश था उनको कोई और नाम नहीं मिल रहा था। लुई नाम बहुत ही फेमस था और उनके लिए सौभाग्यशाली था, इसीलिए वह इस नाम को ही जिंदा रख रहे थे। तो लुई नाम से लुई 16 शासक हुआ और यही फ्रांस का अंतिम शासक था। इसी के समय में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है और फ्रांस में तख्ता पलट हो जाता है। कुल मिलाकर राजशाही वंश को खत्म कर दिया जाता है, राजतंत्र को खत्म किया जाता है और गणतंत्र की स्थापना होती है। लुई 16 के बारे में देखेंगे। क्या है लुई 16, कौन है लुई 16 जिनके समय में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। लुई 16 कब? 1774 का वह वर्ष था जब फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16 बैठा। यह फ्रांस के बारबो राजवंश का राजा था। फ्रांस के किस राजवंश का राजा था? बारबो राजवंश का राजा था यह लुई 16। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटवानेट से हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंटवानेट, उससे विवाह हुआ था। मतलब यह उसकी महारानी थी और इसी के समय में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। 1774 में यह शासक बनता है और कुछ समय शासन करने के बाद फ्रांस में जो असमानता फैला हुआ था उसको लेकर तृतीय वर्ग, तीसरे स्टेट के लोगों में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी। देखिए, राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली हो गया था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए, जब राजकोष रिक्त हो गया तो राजा के पास सब कुछ धन ही नहीं बचा, तो वह फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसे चला सकता था। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे जो भी लोग थे, वहां पर तीसरे वर्ग के लोग, उन लोगों के अंदर ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ और इसकी वजह से फ्रांस की राज्य क्रांति प्रभावी हो गई। देखिए, राजारोहण के समय उसका राजकोष खाली था। लुई 16 के समय में राजकोष, अच्छा लुई 16 के समय में राजकोष कैसे रिक्त हो गया भैया? राजकोष तो रिक्त होना ही है ना, जब भोग और विलास में पूरा का पूरा धन व्यय कर दिया गया। वर्साय का राजमहल जो लुई 14वां बनवाया था, उस भव्य राजमहल को मैं आप लोगों को दिखाया हूं
और उसमें उस समय के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था वह लगातार इसका विरोध कर रहा था कि फ्रांस की जनता भूखों मर रही है, यहाँ पर लोगों को खाने के ठिकाने नहीं है, और फ्रांस का शासक वह क्या कर रहा है, राजमहल बनवा रहा है, शीश महल बनवा रहा है। तो लुई 16वें के राजारोहण के समय राजकोष खाली हो गया। इसके निम्नलिखित कारण थे। देखिए, पहला कारण तो यह था कि लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट हो जाना। वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे लंबे युद्ध के कारण। फिर देखिए, पूर्ववर्ती राजाओं की शान और शौकत पर फिजूल खर्ची हुई थी। लुई 16वां ने तो उतना फिजूल खर्ची नहीं किया था, लेकिन लुई 14 ने ज्यादा फिजूल खर्ची किया था। वर्साय का राजमहल लुई 14 ने ही बनवाया था। ठीक है। फिर देखिए, जनसंख्या 1715 में जनसंख्या कितनी थी, 2 करोड़ 30 लाख, और 1779 में जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख के करीब पहुंच गई थी। तो जब विशाल जनसंख्या हो जाएगी और रोटी की मोहताज रहेगी जनता, तो जनता क्या खाएगी, पब्लिक क्या खाएगी, पब्लिक राज सिंहासन खाएगी। इसीलिए पब्लिक ने क्या किया, आम नागरिकों ने क्या किया, राज सिंहासन खा गए। बिल्कुल यही हुआ। तो ये सब क्या था, ये राजकोष रिक्त होने का ये सभी कारण था। फिर देखिए, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया लोगों के अंदर। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, यह सबसे बड़ा देखिए यही हुआ। देखिए, फ्रांसीसी उपनिवेश जो थे ना, जैसे हमारे ही देश में फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। सब लोग भारत पर क्या करना चाहते थे, अधिग्रहण करना चाहते थे, भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेज, अंतिम में फ्रांसीसी अंग्रेज ही बचे, और इन लोगों के बीच में भी आंग्ल और फ्रांसीसी वार हुआ। 3 बार आंग्ल फ्रांसीसी वार हमारे देश में होता है, और भारत में उपनिवेश बनाने को लेकर ही इन दोनों के मध्य वार हुए थे। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब वही जो देश अमेरिका महाद्वीप था, अमेरिका महाद्वीप में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही अमेरिका महाद्वीप में उसका अधिग्रहण करना चाहते थे और वहां उपनिवेश बनाना चाहते थे। तो अमेरिका महाद्वीप के कुछ भागों में, आज जहां अमेरिका महाद्वीप है, वहां कुछ भागों में, कुछ जगहों पर, कुछ शहरों पे, कुछ भौगोलिक जगहों पर ब्रिटेन का उपनिवेश था और कुछ जगहों पर फ्रांस का उपनिवेश था। तो वहां की जनता, अमेरिका की पब्लिक जब वहां पर स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद की, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की, तो फ्रांस के लोग तो क्या करते हैं, फ्रांसीसी जो व्यापारी थे, फ्रांसीसी कंपनी जो थी, वह अंग्रेजी कंपनी से चिढ़ती थी। ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका के जन आंदोलन में फ्रांसीसी लोगों ने, वहां पर फ्रांसीसी जो सैनिक थे, वह किसका साथ दिए, ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों का साथ दिए। तो इसने क्या किया, उन लोगों को धन भी मुहैया कराया और पावर भी दिया, औजार भी दिया, हथियार भी दिया और धन भी मुहैया कराया। किसने, फ्रांस ने। किस लिए मुहैया कराया, क्योंकि प्रतिद्वंदी था ब्रिटेन का उपनिवेश फ्रांस के उपनिवेश का प्रतिद्वंदी था। इसीलिए जब ब्रिटेन से मुक्त होने के लिए अमेरिका के लोगों ने संघर्ष किया, स्वतंत्रता संघर्ष किया, तो इसमें सहायता किया गया, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता किसने किया, फ्रांस ने किया। ठीक है। तो सहायता वैसे थोड़ी किया, धन से, जन से, बल से, हर तरह से सहायता किया। इसमें क्या हुआ, इसमें फ्रांस भी बर्बाद हो गया। ठीक है, सहायता करने के चक्कर में। तो ये सब क्या थे, ये राजारोहण के समय राजकोष खाली होने के ये निम्नलिखित कारण थे। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। पहला प्रश्न परीक्षा में आप लोगों के बार बार पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो उस समय शासक कौन था। तो उस समय लुई 16वां था। 1774 में लुई 16वां शासक बना था और 1789 में इसी के समय में फ्रांस की राज क्रांति होती है। तो शुरुआत कैसे होती है, देखिए, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। दरअसल यह बैठक बुलाता है कब, 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाता है। और किस लिए बैठक बुलाता है, क्योंकि वह नया कर लगाना चाहता है। तो एक तो फ्रांस की जनता वैसे खाने के लिए मर रही है, और दूसरा नया कर का प्रस्ताव, और इस पर बहुत सारी, इस पर पब्लिक भड़क गई, और पब्लिक के जो प्रतिनिधि लोग थे वह भी लोग भड़क गए। ठीक है। विशेष रूप से तीसरे वर्ग ने इसका बायकॉट किया। ठीक है। देखिए, स्टेटस जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर भी होता था, न कि व्यक्ति के आधार पर।
तो स्टेटस जनरल में जो मतदान होता था वह स्टेट के आधार पे होता था, मतलब वर्ग के आधार पे होता था। तो तीसरा वर्ग जो था वो मतदान में भाग नहीं लेता था, इसका तो कोई अधिकार नहीं था। मतदान कौन करते थे? प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, ठीक है। प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग ही नेशनल असेंबली में भाग लेते थे, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग ही मतदान में भाग लेते थे, ठीक है। तो यह फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, पहली बार व्यक्ति के आधार पर मतदान की बात की गई कि अब किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो वह व्यक्ति के आधार पर मतदान होना चाहिए, स्टेटस के आधार पर मतदान नहीं होना चाहिए, स्टेट के आधार पर मतदान नहीं होना चाहिए। स्टेट का मतलब 3 स्टेट जो हमने आपको बताया है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ठीक है। तो पहली बार व्यक्ति के आधार पर मतदान कराने की बात की गई, लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग भी व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे, ठीक है। तो तीसरे स्टेट के लोग भी क्या करने लगे? व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे। हालांकि तीसरे स्टेट में जब फ्रांस की राजक्रांति संपन्न हुई, फ्रांस की राजक्रांति हो गई, गणतंत्र आ गया, तो तीसरे स्टेट में भी भेदभाव हुआ। वहां पर मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, महिला तो कोई भी हो, चाहे प्रथम स्टेट की महिला हो, द्वितीय स्टेट की महिला हो, तीसरी स्टेट की महिला हो, उसे हमेशा ही निम्न समझा गया, उसे मतदान का अधिकार नहीं मिला, उसे राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती महिलाओं को। फ्रांस की बात कर रहा हूं, ठीक है। और तीसरे स्टेट में क्रांति के बाद भी जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े कारोबारी थे, व्यापारी थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, इंजीनियर थे, ठीक है, जो लगभग 3% टैक्स साल में देते थे, बस उनको मतदान का अधिकार मिला, आम नागरिक को मतदान का अधिकार कभी नहीं मिला, ठीक है। तो लुई 16वें के समय में ही फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। यह एक दृश्य आप लोग देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति को चित्रित किया गया है कि फ्रांस की क्रांति हो रही है। और यह जो बास्तिल का जो कारागार है जिसमें राजनीतिक बंदी वहां पर बंद थे, फ्रांस में एक बहुत बड़ी भीड़ बास्तिल के कारागार को तोड़ देती है और वहां पर जो राजनीतिक बंदी थे उनको मुक्त कराई। एक बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लुई 16वां ने उनकी, अब देखिए यहाँ पर ये बात हुआ था, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में ये बात किया गया कि व्यक्ति के आधार पर मतदान होना चाहिए, स्टेट के आधार पर मतदान नहीं होना चाहिए। और इस बैठक में पहली बार और तीसरे स्टेट के लोग भी व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे। तो यह व्यक्ति आधारित जो मतदान था, लुई 16वां ने क्या कर दिया? इसको खारिज कर दिया। लुई 16वां ने उनकी मांग को खारिज कर दी, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट, तृतीय स्टेट के लोगों ने बैठक कर सभा से बाहर चले गए। अब तीसरे स्टेट के लोग सभा में क्यों भाग लेंगे जब मतदान का अधिकार नहीं मिल रहा है? तो तीसरे बाहर चले गए। उधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए, ठीक है। 14 जुलाई 1789, देखिए 5 मई 1789 को तो बैठक हुई थी और 14 जुलाई 1789 वह क्रांति का वह दिन जब क्रुद्ध भीड़ ने, एक बहुत बड़ी क्रुद्ध भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया। बास्तिल के किले को तोड़ दिया। दरअसल बास्तिल का जो किला था वह क्या था? एक तरह से कारागार था, एक तरह से जेल था, ठीक है। बास्तिल के किले को तोड़ दिया और बास्तिल का किला क्या था? सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, क्योंकि जितने भी राजनीतिक अपराधी थे, ठीक है, वो सभी बास्तिल के किले में बंद थे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी भीड़ बास्तिल के किले में प्रवेश किया, उसके दरवाजे को तोड़ दिया और जितने भी और राजनीतिक बंदी थे उनको क्या कर दिया? मुक्त करा दिया, ठीक है। मतलब राज सत्ता का किसी प्रकार का कोई डर नहीं था लोगों के अंदर। फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र। अब फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र कैसे आया वह देखिए 20 जून 1789 को लोग वर्साय के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। वर्साय का एक टेनिस कोर्ट था, ठीक है, जहां टेनिस खेला जाता है उसे टेनिस कोर्ट बोलते हैं। तो वर्साय के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। किसने? आम नागरिक ने, सभी नागरिकों ने मिलकर अपने आप को क्या घोषित किया? नेशनल असेंबली घोषित किया, ठीक है। मतलब पावर अपने पास रख लिया लोगों ने, ठीक है। और अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके, अब देखिए अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वां ने क्या किया? नेशनल असेंबली को मान्यता दी। मान्यता नहीं देगा तो करेगा क्या? नेशनल असेंबली को उसे मान्यता देना पड़ा। और 20 जून 1789 को यहाँ पर सभी लोगों ने नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित किया, हिंदी संविधान है, ठीक है। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने, अब देखिए असेंबली क्या काम करती है। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों
कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। अब यहाँ पर असेंबली क्या करती है, 4 अगस्त 1789 को करों के लिए कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश दे दिया कि अब किसी प्रकार का कोई टैक्स तो लिया जाएगा, लेकिन टैक्स लेने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था है इसको क्या कर दिया, इसका उन्मूलन कर दिया 4 अगस्त 1789 को। ठीक है। 1791 साल में क्या हुआ, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। कब? 1791 में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, मतलब पहली बार संविधान बनाया गया, पहली बार समता की बात की गई। हालांकि समता मिलने समानता स्थापित करने में भी कई 100 साल लगे, लगभग 100 साल लग चुके। ठीक है, 100 साल से भी ऊपर का समय लग गया, क्योंकि समानता तो तब माना जाएगा जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, जब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, बल्कि तीसरे वर्ग के लोगों को भी मताधिकार से वंचित किया गया, नेशनल असेंबली से वंचित किया गया। ठीक है, ये तीसरे वर्ग के जो धनाढ्य लोग थे बस उनको साथ लिया गया था, बस बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो इस नेशनल असेंबली के बारे में देखना, 20 जून 1789 की वह तिथि जब आम नागरिकों ने नेशनल असेंबली घोषित किया और लुईस 16वां ने उनको नेशनल असेंबली की मान्यता दे दी। फिर 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने क्या किया, यहाँ असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश दे दिया, मतलब सामंती व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दिया। और 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नेशनल असेंबली जो बनी थी उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य था इसका? इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को क्या करना था, सीमित करना था। ठीक है, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय, देखिए, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा गया। कुल मिलाकर कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, यही तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, यही तो है। एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए। अब हमारे ही देश में क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। न्यायपालिका के अपने अधिकार और कर्तव्य हैं, फिर विधायिका के अपने अधिकार हैं, कार्यपालिका के अपने अधिकार हैं, मतलब एक जगह शक्ति का ध्रुवीकरण नहीं है। ठीक है, तो वही नेशनल असेंबली ने किया। पहला काम तो सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया, और दूसरा काम यह किया कि केंद्रीकृत नहीं रहेगी, अब कोई भी शक्ति का केंद्रीकरण नहीं रहेगा, शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। सन 1791 में फ्रांस के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया, नेशनल असेंबली को दे दिया कि अब आगे यही नेशनल असेंबली ही कानून बनाएगी। मतलब फ्रांस की जो संसद होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे नेशनल असेंबली बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस का जो संविधान बना, नया संविधान बना, उसमें कुछ बातें हैं, सभी के बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ बातें, कुछ विशेषताएं आप लोग देख लीजिए। देखिए, मतदान का अधिकार, ये कैसा संविधान है भैया, मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिलेगा। जो सक्रिय नागरिक होंगे उनको मतदान का अधिकार मिलेगा। अब यहाँ आप लोग को देखना जरूर होगा, सक्रिय नागरिक कौन है और निष्क्रिय नागरिक कौन है। मतलब क्या हमारे देश में इस तरह से थोड़ी बांटा गया है सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक तरीके से फ्रांस में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक के रूप में विभाजन किया गया था। पहले मतदान का अधिकार किसको मिलेगा, सक्रिय नागरिक को मिलेगा। और सक्रिय नागरिकों की विशेषता क्या है कि वह उन सक्रिय नागरिकों को मिलेगा मतदान का अधिकार जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, उनको मिलेगा। ठीक है, और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं, 3% हमने बोला था, क्षमा करिएगा, लगभग वर्ष में 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं। ठीक है, उनको मिलेगा मतदान। या क्या है, अब मैं अगले वीडियो में मैं यह बताने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, ये 3 दिन की जो मजदूरी है क्या महीने के 3 दिन है या वर्ष के 3 दिन है। लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखिएगा, शायद यह महीने का ही 3 दिन होगा कि जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो वही लोग सक्रिय नागरिक माने जाएंगे और उन्हें ही मतदान का अधिकार मिलेगा। ठीक है, और उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग कोई भी हो, लेकिन 3 दिन की मजदूरी बराबर कर चुकाते हो। ठीक है, और देखिए, लेकिन इसमें महिलाएं कोई भी हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, उसे पूरी तरह से उसे नागरिक नहीं माना गया, उसे निष्क्रिय नागरिक माना गया। महिलाओं और अन्य पुरुषों जो 3 दिन की मजदूरी नहीं चुका पाते हैं, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर नहीं चुकाते हैं, उनको क्या कहा गया, निष्क्रिय नागरिक कहा गया। ठीक है, नए वोट देने का अधिकार रहेगा और नए चुनाव लड़ने का अधिकार होगा।
ठीक है। यहाँ देखिए, राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करके हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, ये भी है। आगे देखिएगा, राजनैतिक प्रतीक के मायने। राजनैतिक प्रतीक, आप जानते हैं कोई भी क्रांति होती है तो उसका थोड़ा बहुत उसका प्रतीक लिया जाता है। जैसे हमारे देश में जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति का प्रतीक क्या था? उस क्रांति का जो सिंबल था वो क्या था? उस क्रांति का सिंबल था रोटी और कमल। रोटी और कमल जो था उस क्रांति का सिंबल था। 1857 की क्रांति का सिंबल क्या था? रोटी और कमल। वैसे फ्रांस की क्रांति में भी कुछ प्रतीक रखा गया था, कुछ सिंबल रखे गए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो राजनीतिक प्रतीक के मायने क्या है? देखिए, 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष क्या थे? देखिए, ये प्रतीक रखा क्यों जाता है, ये सिंबल रखा क्यों जाता है? क्योंकि लोग क्या है, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो कुछ सिंबल से उनको एक कुछ सिंबल से एक तरह से जन चेतना का काम करना, ठीक है, एक निर्देश देना किसी प्रतीक के माध्यम से, जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना किसी प्रतीक के माध्यम से, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, 18वीं सदी में ज्यादातर लोग क्या थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। देखिए, एक तरफ टूटी हुई जंजीर प्रतीक का प्रयोग किया गया था। फ्रांस की राजक्रांति में प्रयोग किया गया था टूटी हुई जंजीर। तो टूटी हुई जंजीर क्या दर्शाती थी कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था, और टूटी हुई हथकड़ी और या टूटी हुई जंजीर क्या थी? यह आजादी का प्रतीक थी। ठीक है, टूटी हुई जंजीर। फिर देखिए, छड़ों का गट्ठर था। छड़ों का गट्ठर क्या जागरूकता फैलाता था कि अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए एकता में क्या है? एकता में बल है, एकता में शक्ति है। इसलिए सभी पब्लिक को, सभी नागरिकों को एकजुट होना चाहिए और फ्रांस की राजशाही सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए, और स्वतंत्रता और समानता की बात होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रतीक था त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें। यह क्या था भैया? ये देखिए, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को क्या करेंगी? मिटा देंगी। ये ज्ञान का प्रतीक माना गया। फिर देखिए, एक और प्रतीक था राजदंड का मतलब क्या था? शाही सत्ता का प्रतीक है। कि राजदंड का मतलब क्या है? शाही सत्ता का प्रतीक है राजदंड। ठीक है। फिर देखिए, एक और प्रतीक था अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। मुझे थोड़ा सा मैं गलती कर दिया हूं, शायद यहाँ पर उन प्रतीकों को भी दिखा देना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं इसको सही कर दूंगा। तो देखिए, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, अपनी पूंछ जो मुंह में लिए सांप जो आपका प्रतीक था, यह क्या था? यह समानता का प्रतीक था। अंगूठा का कोई और छोर नहीं होता, ये भी था। ठीक है, ये आपका फ्रांसीसी क्रांति में यह कुछ प्रतीक थे, कुछ चिन्ह थे, सिंबल थे। इनके क्या विचार हैं वह आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम में बिल्कुल जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग को कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।